अमेज़न के घने जंगल की कल्पना करें। एक नदी का किनारा है और अचानक एक चीख सुनाई देती है, माश्को, माश्को। औरतों और बच्चों में भगदड़ मच जाती है। सब अपनी अपनी झोपड़ियों की ओर भाग रहे हैं। और फिर नदी के किनारे से, पेड़ों के बीच से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में 7-7 फुट लंबे धनुष हैं और वो सीधे आपकी ओर बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी जनजाति के योद्धाएं हैं जिनका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। आज हम प्रकृतिवादी पॉल रोज़ोली के अनुभवों के जरिए एक ऐसी ही अविश्वसनीय और सच्ची मुठभेड़ की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये घटना अक्टूबर 2024 की है। और ये सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं है। ये एक टाइम मशीन में बैठने जैसा है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हैं कौन, ये बाहरी दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और इस एक मुठभेड़ का असल मतलब क्या है, उनके लिए और हमारे लिए भी। ये कहानी इस बात की है कि जब दो अलग अलग सदियां, दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं तो असल में होता क्या है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? अक्टूबर की इस घटना से पहले भी तो कुछ हुआ होगा जिसने इसकी एक तरह से नींव रखी। बिल्कुल, इसकी जड़ें अगस्त 2024 की एक घटना में है। माश्को पिरो जनजाति के योद्धाओं ने 2 लकड़हारों को मार डाला था। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये हिंसा का एक सीधा साधा मामला लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि उन लकड़हारों ने एक बहुत पुराना विशाल आयरनवुड का पेड़ काट दिया था। शायद हजारों साल पुराना पेड़। हजारों साल पुराना पेड़? तो ये सिर्फ लकड़ी काटना नहीं था उनके लिए बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि इन जनजातियों का इन पेड़ों के साथ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। वो उन्हें सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि शायद अपने देवताओं का घर या प्रतीक मानते हैं। तो जब उन्होंने उस पेड़ को कटते देखा तो उनकी नजर में ये ईश्वर की हत्या जैसा था। हमारे सूत्रों के मुताबिक वे बाहरी दुनिया के लोगों को दुनिया के विनाशक कहते हैं। दुनिया के विनाशक? जरा सोचिए, जब वे जंगल में चेन सॉ की आवाज सुनते होंगे तो उन्हें वो किसी दैत्य के दहाड़ने जैसी लगती होगी जो उनके घर को, उनकी दुनिया को निगल रहा है। ये तो पूरी सोच का ही फर्क है। हम पेड़ में लकड़ी देखते हैं और वो उसमें जिंदगी, शायद ईश्वर। और आपने उनके हथियारों का जिक्र किया था, 7 फुट लंबे धनुष। ये सुनने में ही बहुत खतरनाक लगते हैं। और ये है भी। ये कोई आम तीर कमान नहीं है। तीर लगभग 7 फुट लंबे होते हैं और उनकी नोक बांस की बनी होती है। बांस की? जी, बांस की। वे उस बांस को आग पर पकाकर इतना सख्त और नुकीला कर देते हैं कि वो किसी धातु से कम नहीं। रोज़ोली के नोट्स बताते हैं कि वो 40 मीटर की दूरी से 40 मीटर? हाँ, लगभग 130 फीट दूर से पेड़ की चोटी पर बैठे एक स्पाइडर मंकी को आसानी से मार सकते हैं। ये कमाल की सटीकता है। कमाल की बात है। और ये सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। उनकी तकनीक हमसे हजारों साल पीछे है। वे धातु का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं है कि लोहा क्या होता है। अच्छा। उन्हें ये भी नहीं पता कि पानी जमता है या उबलता है, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन तक नहीं बनाते। एक स्थानीय मानव विज्ञानी ने तो यहाँ तक कहा कि लोग उन्हें पाषाण युग स्टोन एज की जनजाति कहते हैं। लेकिन उनके पास तो पत्थर के औजार भी नहीं है। वो पूरी तरह से लकड़ी, हड्डी और पौधों पर निर्भर है। उनकी दुनिया जंगल से ही शुरू होती है और जंगल पर ही खत्म हो जाती है। तो ये अगस्त 2024 की घटना थी। इसके बाद पॉल रोज़ोली और उनकी टीम इस मामले में कैसे शामिल हुई? तो 2 महीने बाद अक्टूबर 2024 में रोज़ोली और उनकी टीम को, जो जंगल कीपर्स नाम का एक संगठन चलाते हैं, एक सैटेलाइट फोन पर कॉल आया। ओके। ये कॉल जंगल के अंदर एक बहुत दूर के समुदाय से था। फोन पर घबराई हुई आवाज में किसी ने कहा, जनजाति बाहर आ रही है, वो नदी किनारे आ गए हैं, हम क्या करें? वो लोग बुरी तरह डरे हुए थे। मैं सोच सकता हूँ, अगर आपके पड़ोस में एक ऐसी जनजाति आ जाए जो अपनी हिंसा के लिए जानी जाती हो, तो डर लगना तो स्वाभाविक है। और ये डर बेवजह नहीं है। सच तो ये है कि माश्को पिरो जनजाति आज तक सिर्फ इसीलिए बची हुई है क्योंकि वो बेहद हिंसक है। अच्छा। उनका इतिहास बाहरी लोगों के हाथों शोषण और क्रूरता से भरा हुआ है। 19वीं सदी के अंत में रबर बैरन्स ने उन पर बहुत जुल्म किए, उन्हें गुलाम बनाया, मारा। फिर मिशनरी आए, उन्होंने भी संपर्क साधने की कोशिश की। और हर बार नतीजा बुरा ही निकला होगा। हर बार नतीजा यही निकला कि जनजाति के लोग मारे गए या उन्हें ऐसी बीमारियां हुई जिनसे वो लड़ नहीं सकते थे।
तो शायद उनके बड़ों ने उन्हें एक ही सबक सिखाया है कि बाहरी दुनिया पर भरोसा मत करो। बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान दिखे तो सवाल पूछने से पहले तीर चलाओ। यानी उनके लिए बाहरी दुनिया का मतलब ही धोखा और मौत है। तो जब रोजोली को ये कॉल आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने फौरन वहां जाने का तय किया। तुरंत? हाँ, तुरंत। ये 2 दिन की नाव यात्रा थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इसे एक ही रात में पूरा करने की कोशिश की। रोज़ोली ने अपने नोट्स में उस रात का जिक्र किया है। भयंकर तूफान था, आसमान में बिजली कड़क रही थी और वो अपनी छोटी सी नाव में अंधेरे में नदी के बहाव के खिलाफ आगे बढ़ रहे थे। ये तो बहुत जोखिम भरा था। बहुत ज्यादा। वो किसी भी तरह सुबह होने से पहले उस डरे हुए समुदाय तक पहुंचना चाहते थे। और वो पहुंच गए। फिर क्या हुआ? क्या जनजाति के लोग अब भी वहीं थे? हाँ, वो सुबह तक पहुंच गए। उस दिन तो शांति रही, लेकिन वो एक तूफान से पहले की शांति थी। अगले दिन अचानक चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। पूरा समुदाय दहशत में आ गया। योद्धा नदी के किनारे पर थे। रोज़ोली ने उस पल को याद करते हुए लिखा है कि वो अविश्वसनीय था। कैसा? जैसे जुरासिक पार्क फिल्म में पहली बार डायनासोर को देखना। हाँ। वो लोग पूरी तरह नंगे थे, झुकी हुई मुद्रा में खड़े थे और अपने 7 फुट के धनुषों से उनकी ओर इशारा कर रहे थे। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। ऐसे में तो किसी की भी हिम्मत जवाब दी जाए। उनकी टीम ने क्या किया? क्या किसी ने बात करने की कोशिश की? यहीं पर कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की एंट्री होती है, रुमेल। रुमेल? हाँ, रुमेल एक स्थानीय मानवा विज्ञानी थे जो उस जनजाति की बोली का थोड़ा बहुत हिस्सा जानते थे। स्थिति को बिगड़ते देख वो आगे बढ़े और चिल्लाने लगे, नमोले नमोले। नमोले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाइयों भाइयों। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि ये जनजाति खुद को नमोले कहती है। हम उन्हें मार्शको पिरो कहते हैं, जिसका मतलब है जंगली पिरो लोग। अच्छा, तो ये शायद एक अपमानजनक नाम है। शायद, हाँ, जो बाहरी लोगों ने उन्हें दिया है। तो रुमेल का नमोले कहना एक तरह से ये कहने जैसा था, हम दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हें तुम्हारे असली नाम से जानते हैं। ये तो बहुत सूझबूझ वाला कदम था। क्या इसका कोई असर हुआ? कुछ हद तक। शांति के संकेत के तौर पर रोज़ोली की टीम ने केलों से भरी एक छोटी नाव को उनकी तरफ धकेल दिया। जैसे ही नाव किनारे लगी, योद्धा उस पर टूट पड़े। वो केलों के लिए आपस में लड़ने लगे। ये देखकर साफ था कि वो बहुत भूखे थे। लेकिन ये सिर्फ केलों के लिए नहीं था, है ना? मुझे लगता है यहाँ कुछ और भी चल रहा था। आप बिल्कुल सही है। यहाँ एक बहुत चालाकी भरी रणनीति अपनाई जा रही थी। रणनीति? हाँ, जब सारे पुरुष योद्धा सामने नदी किनारे पर रोज़ोली की टीम का ध्यान भटका रहे थे, तब जनजाति की औरतें और बच्चे चुपके से पीछे के रास्ते से समुदाय के खेतों में घुस गए। अरे वाह! उन्होंने वहां से युका, केले के पौधे और जो भी फसल मिली उसे जड़ से उखाड़ लिया और ले गए। मतलब रोज़ोली की टीम को पता भी नहीं चला और वो चारों तरफ से घिर चुके थे और लुट भी रहे थे। वाह! ये तो एक सोचा समझा ऑपरेशन था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जंगली नहीं है, बल्कि बहुत होशियार और संगठित हैं। बिल्कुल। और इसी बीच उन्होंने बात करने की कोशिश भी की। रोमेल के जरिए उन्होंने कुछ सवाल पूछे और वो सवाल बहुत गहरे थे। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा, तुम हमारे पैर क्यों काट रहे हो? और एक और सवाल जो दिल को छू जाता है, हम अच्छे और बुरे लोगों में फर्क कैसे करें? हम अच्छे और बुरे लोगों में फर्क कैसे करें? जरा सोचिए, एक ऐसी जनजाति जिसका हर अनुभव धोखे और हिंसा से भरा रहा हो, वो ये सवाल पूछ रही है। हाँ, वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बाहरी दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक पल था। और बातचीत के अंत में एक और अद्भुत घटना हुई। रोज़ोली ने ये दिखाने के लिए कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, अपने खाली हाथ ऊपर उठाए। और जवाब में जनजाति के योद्धाओं ने अपने धनुष नीचे कर लिए और गाना गाने लगे। रोज़ोली ने लिखा है कि वो एक बहुत ही सुंदर उदास धुन थी। उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हजारों साल का फासला मिट गया हो और 2 दुनियाओं के बीच एक छोटा सा पुल बन गया हो। ऐसा लगता है कि आखिरकार एक समझ बन गई थी, एक उम्मीद जगी थी। हाँ, उस शाम सबको ऐसा ही लगा। ऐसा लगा कि शांति स्थापित हो गई है और शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक बहुत ही भयानक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। क्या मतलब? क्या हुआ? अगले ही दिन जब सब कुछ शांत लग रहा था,
जनजाति ने नदी से गुजर रही एक नाव पर अचानक हमला कर दिया। क्या? हाँ, उस नाव में जॉर्ज नाम का एक स्थानीय व्यक्ति था जो रोजोली की टीम की मदद कर रहा था। उन्होंने सीधा उसके सीने में एक तीर मारा। एक दिन पहले वो गाना गा रहे थे और अगले ही दिन हमला कर दिया। ये तो समझ से बाहर है। जॉर्ज का क्या हुआ? वो ठीक है? किस्मत से वो तीर उसकी पसलियों में फंस गया और दिल तक नहीं पहुंच पाया। वो किसी तरह बच गया, लेकिन ये हमला सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बिल्कुल। कल तक जो लोग भाई लग रहे थे वो अचानक जानलेवा दुश्मन बन गए। सही बात है। लेकिन क्यों? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो गाना, वो बातचीत सब एक धोखा था, एक जाल था? ये कहना बहुत बहुत मुश्किल है, और शायद यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। हम उनकी दुनिया को अपने पैमाने से नहीं समझ सकते। हो सकता है ये कोई धोखा ना हो सकता है उन्होंने नाव को कोई खतरा समझा हो और डर के मारे हमला कर दिया हो, या शायद ये उनकी दुनिया में किसी तरह का कोई परीक्षण हो। हम उनके नैतिक तंत्र को, उनके सोचने के तरीके को नहीं जानते। सही बात है। जैसा कि रोजोली ने कहा, वे सच में जंगली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि ये कि उनकी दुनिया के नियम और हमारे नियम बिल्कुल अलग हैं। हमारे लिए जो दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, हो सकता है उनके लिए वो कमजोरी की निशानी हो। ये सांस्कृतिक खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटना लगभग नामुमकिन है। इस पूरी घटना का, इस हिंसा का जंगल कीपर्स और पॉल रोजोली के मिशन पर क्या असर पड़ा? इसने उनके मिशन को और भी जरूरी बना दिया। रोजोली की टीम का लक्ष्य सिर्फ अमेज़न के जंगल को बचाना नहीं है। उनका असली लक्ष्य उस लगभग 3 लाख एकड़ के वर्षावन को बचाना है जो इन अछूती जनजातियों का घर है। और वो उसमें सफल हो रहे हैं। वो अब तक 1,30,000 एकड़ बचा भी चुके हैं। ये घटना इस बात को और पुख्ता करती है कि इन लोगों को बचाने का एक ही तरीका है। और वो क्या है? वो है जंगल को बचाना। इन जनजातियों को बचाने का सबसे अच्छा, शायद एकमात्र तरीका ये सुनिश्चित करना है कि उनसे कोई संपर्क ना हो जब तक कि वे खुद ऐसा ना चाहें। उन्हें अकेला छोड़ देना ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और ये तभी होगा जब उनका घर सुरक्षित रहे। बिल्कुल। अगर अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और बाहरी दुनिया का अतिक्रमण इसी तरह जारी रहा तो ये लोग और उनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उनका अस्तित्व सीधे तौर पर जंगल के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जब जंगल खत्म होगा तो ये नमूले भी खत्म हो जाएंगे। तो आज हमने अमेज़न के जंगल में छिपी एक ऐसी दुनिया की झलक देखी जो कल्पना से भी परे है। हमने एक ऐसी मुठभेड़ की कहानी सुनी जो डर, जिज्ञासा, एक छोटे से जुड़ाव और आखिर में समझ ना आने वाली हिंसा से भरी थी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। ये लोग जिन्हें हम पिछड़ा हुआ या आदिम कहते हैं, वो बाहरी दुनिया को दुनिया के विनाशक के रूप में देखते हैं। जब हम अपनी सारी तकनीक, अपनी तरक्की और अपनी आधुनिक दुनिया को देखते हैं तो उनकी ये धारणा हमारे समाज के बारे में क्या कहती है? क्या हम सच में विनाशक हैं? और क्या किसी संस्कृति को अलग थलग रहने देने की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, भले ही इसका मतलब उन्हें कभी पूरी तरह से ना समझना हो? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।